this lecture of NABOSH International Journal Certificate. और इस lecture में we are going to understand how to write a report, a risk assessment report, which is the requirement of IG2, unit IG2. So मैं जो report अब आपके सामने present कर रहा हूँ, that is the sample report, and of course you don't have to replicate or copy paste from this report to your final report. ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि वो कंटेंट जो है वो इस रिपोर्ट से फेच करते हैं. दिस इज द सैंपल रिपोर्ट. बी नोटेड, अगर आपने इस तरह की गलती की एंड यू ट्राई टू फेच और एक्सट्रैक्ट द वर्डिंग्स और द स्टेटमेंट फ्रॉम दिस रिपोर्ट, यू विल बी टेकन अंडर अ प्लेजरिज्म और द माल प्रैक्टिस केस, और फिर आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट प्रूव हो सकता है. तो ट्राई टू अवॉइड कॉपिंग पेस्ट this content to your final report. ठीक है जी. So let's begin. Now this is in front of you. Part 1 is related to the background. आपके पास NABOSH का जो template है वो बिल्कुल इसी तरह से शो होता है, जिसमें आपको learner number पहले mention करना होता है. Learner number is your learner number which is given in your slips, तो वो आपके पास readily available होता है, and your name as well. Now carefully understand what it is saying. फर्स्ट सेक्शन में कह रहा है इंक्लूड इन हेयर योर ऑर्गेनाइजेशन नेम. तो हमारे पास पहली चीज कौन सी आ गई? ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड द लोकेशन. सेकंड पॉइंट इज योर लोकेशन एंड नंबर ऑफ वर्कर्स. अब इसको लिखना कैसे वो आपको अभी पता चल जाएगा. यू मस्ट देन गो ऑन टू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज कैरिड आउट ओवर देयर. जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपने मेंशन करनी है इस पूरे सेक्शन में. एंड यू मस्ट आल्सो डिस्क्राइब द एरिया टू बी रिस्क असेस्ड. आप उस एरिया को भी डिफाइन करेंगे ताकि जो पढ़ने वाला या जो असेसर या रीडर है वो उसको विजुअलाइज कर सके. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है, कह रहा है होल साइट एंड एनीथिंग एल्स दैट यू कंसिडर रेलेवेंट. और यहां आपको लिमिटेशन मिलती है approximately 150 to 200 words. If you will exceed more than 200 words, it would be considered as the negative point for your risk assessment. ठीक है जी, ये नेगेटिव पॉइंट होगा. अब ये रिपोर्ट लिखनी कैसे है, इसके एक एक वर्ड को मैं आपको बड़ा क्लियरली समझाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा. अब सी केयरफुली कि NABOSH को हम कंसिडर करते हैं कि एक स्टूडेंट है. ये स्टूडेंट अपनी रिपोर्ट को फॉर्मुलेट कैसे करता है, व्हाट इट राइट्स. My organization is International Journal Garage Limited, known as IGG Limited, which is based in Ahmed UP country, whatever it is, and employs 24 workers. इससे एक स्टेटमेंट में तमाम चीजें क्लियर हो गई. ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है जी, उसकी लोकेशन, वेयर इट इज बेस्ड, एंड हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर. ये एक सिंगल लाइनर स्टेटमेंट आपकी अपनी रिपोर्ट में भी शामिल होना चाहिए. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन स्किप द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. आप स्किप कर सकते हैं स्ट्रेट अवे. आप उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी फेक नेम यूज कर सकते हैं. हाईली रिकमेंडेड के ABCD ना लिखें आप उसमें कोई नेम यूज कर लें. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा एक अच्छा फीलर पोर्ट्रे करता है. अब आगे देखिए कि किस तरह से आपने स्टेटमेंट को फर्दर प्रोलॉन्ग करना है. कह रहा है IGG लिमिटेड इज अ मीडियम साइज्ड गैरेज विद ऑफिसेस, व्हीकल रिपेयर शॉप एंड पेंट स्प्रे बूथ. ये अब स्केच कर रहे हैं आप. जब रीडर इसको इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो ही कैन विजुअलाइज कि दिस कंपनी IGG कंपनी इज कंटेनिंग 3 मेन सेक्शंस. उसके पास जो है वो एक मीडियम साइज गैरेज है जिसमें ऑफिसेस भी हैं, व्हीकल रिपेयर शॉप भी है और स्प्रे बूथ भी है, पेंट स्प्रे बूथ भी है. तो वट एवर यू आर राइटिंग, इट मस्ट बी इन दैट वे दैट द रीडर कैन इजिली विजुअलाइज दैट, उसको विजुअलाइज कर सके. आगे क्या था, द बिजनेस डज अ लॉट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑन द वैन्स, लॉरीज एंड बॉडी रिपेयर्स ऑन कार्स दैट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज. नाउ द परसुएसिवनेस, इसकी परसुएसिवनेस को देखें आप कि ये स्टेटमेंट कितना ज्यादा परसुएसिव है कि मुझे आगे पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है. तो दैट इज व्हाट इज नीडेड इन योर रिपोर्ट्स एज वेल. इस स्टेटमेंट में उसने बता दिया कि यार ये जो बिजनेस है दैट इज द रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिजनेस. और किन चीजों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता है वो?
वो उन व्हीकल्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता है जो कि एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसको सपोर्ट करती है, और ऑल्सो ये कार बॉडीज और जो भी ऐसी चीजें होती हैं, वैन्स, लॉरीज, इस तरह की चीजें, उनको भी रिपेयर करता है। मेनली इसका फोकस क्या है, वो इंश्योरेंस कंपनीज जिन क्लेम्स को सपोर्ट करती हैं, उन कार्स को या उन व्हीकल्स को ये रिपेयर और मेंटेनेंस करता है। ठीक है जी। आगे कह रहा है सर्विसिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट फॉर द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, सो दैट इज ऑल्सो डन फॉर द पब्लिक। अब आपके पास पूरी कंपनी का स्केच सामने आता जा रहा है। टिपिकल एक्टिविटीज अंडरटेकन इंक्लूड मूविंग स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम स्टोर टू द वर्कशॉप, स्टोर से वर्कशॉप में मूव कर रहा है, ये एक एक्टिविटी है। ठीक है जी। देन इंजन रिपेयर्स, सेकेंड एक्टिविटी। एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सर्विसिंग, कार वॉश एंड XYZ। ठीक है जी। बॉडी रिपेयर, ड्रेनिंग फ्यूल और ऑयल को ड्रेन कर रहा है। स्प्रे बूथ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द यूज ऑफ पेंट्स दैट आर सॉल्वेंट बेस्ड। तो इधर आपको क्रिटिकलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस भी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ हो जाती है, समझ में आ जाती है। ठीक है जी। तो यहां तक आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया व्हाट इज द राइटिंग मैकेनिज्म। वंस अगेन रीट्रेट कर रहा हूं, परसुएसिवनेस। ठीक है, परसुएसिवनेस के साथ साथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी फ्लो ऑफ डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है जी। गैरेज ऑपरेट्स फ्रॉम 8 AM to 6 PM ऑन वीकडेज एंड क्लोज्ड एट द वीकेंड्स। जब मैं आपको एक्चुअल रिपोर्ट दिखाऊंगा जो कि डेवलप की एक स्टूडेंट ने, तो आपको समझ में आएगा कि वो सिनेरियो किस तरह से इस सिनेरियो से काफी हद तक मिलता जुलता हो सकता है। ठीक है जी। इस केस में गैरेज जो है वो 8 to 6 की एक शिफ्ट में ऑपरेट करता है, वीकडेज में और वीकेंड्स में ऑफ होता है। वर्कर्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू वर्क 7 hours पर डे सो दैट देयर स्टैगर्ड स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स इन प्लेस। ठीक है जी। आपको टाइमिंग्स पता चल गए, स्टार्ट टाइम क्या है, क्लोज टाइम क्या है, कितने टाइमिंग्स में उन्होंने वर्कआउट करना है, एंड द रिमेनिंग वुड बी द रेस्ट टाइम्स, व्हाटएवर इट इज। रिस्क असेसमेंट विल कवर द गैरेज एंड स्प्रे बूथ एक्टिविटीज। नाउ ये आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, दिस इज व्हाट यू विल सेलेक्ट फ्रॉम द क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब इतनी सारी एक्टिविटीज के अंदर कुछ क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी, उन क्रिटिकल एक्टिविटीज को आपने ऑप्ट करना है और वो यहां पर ब्रीफ कर देना, और उसी के अराउंड आपकी रिस्क असेसमेंट रिवॉल्व करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एक्टिविटीज तो क्रिटिकल कुछ और बताई है और रिस्क असेसमेंट आप कुछ और कर रहे हैं, तो फिर उसका फ्लो या उसकी आप लिंकेज जो है या क्रॉस बॉन्डिंग है वो नहीं डेवलप कर पाएंगे। आगे क्या कह रहा है, वंस अगेन द ऑफिस एरिया हैज अ सेपरेट रिस्क असेसमेंट and the finance director who reports directly to the managing director has a direct responsibility for health and safety। ठीक है जी। तो यहां पर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी डिफाइन कर दिया। नाउ इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक विद द नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन टू यू। ठीक है जी। कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपने मेंटेन करना है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 200 वर्ड्स, इससे अबव नहीं जाना है आपने। मैं आपको टॉलरेंस लिमिट देता हूं कि +-10% आप जा सकते हो, बट ट्राई टू स्टिक टू द और अंडर द लिमिट ऑफ 200 वर्ड्स। तो नाउ दिस सेक्शन हैज बीन क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड टू यू। आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया कि इसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम ब्रीफ कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम और आगे उसका नाम नहीं। यू हैव टू राइट ए स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट लिखना। क्लियर। Now moving towards another section जो कि बड़ा important है, you must now give a brief outline on how you completed the risk assessment, approximately 200 words, 200 words तक यहाँ भी ये भी stick होगी। ठीक है जी। ब्रीफ करेंगे किस तरह से आपने रिस्क असेसमेंट कंडक्ट की। Now this is the way you conducted the risk assessment, this is not the actual risk assessment। methodology, आपने मेथड क्या ऑप्ट किया। तो अब क्या कहता है, I started by looking to see if the ILO had the codes and of practices relating to the garage work, जो कि कह रहा है which there wasn't। Now आप अपनी भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या इनपुट कर सकते हैं। This is the approach basically। I tried to go to the hse.gov.uk but I couldn't find over there। So this is the approach। तो this person looked for ILO के proof code of practices उसने देखे बट उसको नहीं मिले। Then what he did is
The British HSE website has a lot of the resources, for example, health and safety in motor vehicle repair and associated industries, और उसका रेफरेंस भी कोट कर दिया HSD 261, और ना सिर्फ रेफरेंस कोट किया बल्कि उसका URL भी प्रोवाइड कर दिया, so that if anyone goes to that particular URL उसके सामने वो खुल है। तो यही तमाम चीजें आपने अपनी रिपोर्ट में इंश्योर करनी है, so that आपकी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए कि whatever you are writing can be seen over this link। आप इस लिंक को क्लिक करो, you'll be redirect to that particular document। तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करता है। Was a good source of information, and after that वो कह रहा है कि after looking at sources of information, पूछा था ना sources of information क्या होती हैं, this is a source of information। After looking at sources of information, I then went around the workshop and talked to the people, group of people who were doing the job, जो लोग काम कर रहे थे, तो that was the workmanship। They gave me the information that wasn't obvious from just a visual information inspection। आप visual inspection करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी दिखती हैं, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी नहीं दिखती, तो आपके पास methodology क्या होती है, ये just as an additional info मैं आपको बता रहा हूँ। methodology of inspection क्या होती है, आप documentations check करते हो, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए यू डू इंटरव्यू द पीपल, आप उनके इंटरव्यूज करते हो और ऑब्जर्व करते हो कि वट एवर इज गोइंग ऑन, ये कैसे काम हो रहा है, वट एवर इज रिटन क्या वही काम हो रहा है, उसी तरीके से हो रहा है या नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑथेंटिसिटी ऑफ वट एवर इज बिन रिटन, वट एवर इज बिन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, a lot of the workers didn't know that there were dust masks available for the reasons or the reasons why these should be worn। लोगों को पता ही नहीं है, इस गैरेज के अंदर, इस बिजनेस में लोगों को ये नहीं मालूम कि उनके पास डस्ट मास्क भी अवेलेबल है और वो हैं तो किस लिए हैं। ठीक है जी। ये लोगों से डिस्कस करने के बाद पता चला। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आप सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर आई गॉट दीज इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। उसके बाद आई ऑल्सो चेक द एक्सीडेंट बुक। ये मेरी मैथोडोलॉजी है, मैं वंस अगेन आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ कि ये मैथोडोलॉजी है। दिस इज द मेथड हाउ यू कंडक्टेड योर रिस्क असेसमेंट। नाउ जो लोग फिजिकली रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं ऑन ग्राउंड, उनके लिए ये मैथोडोलॉजी लिखना बहुत सिंपल है, बिकॉज वट एवर दे आर डूइंग दे कैन पुट ओवर हियर। देखिए, जो लोग ऑन डेस्क कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, दैट दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट डूइंग द जॉब्स, तो वो किस तरह से रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करते हैं, वो ऑन डेस्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केस स्टडीज। तो उन लोगों के लिए ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट यहाँ मौजूद है। इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, बट ट्राई टू पुट इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में उसको इनपुट करना है। What it says, I also checked the accident book to see what types of the incidents had occurred over the last 12 months and whether any of these incidents were recurring, क्या ये दोबारा हो रहे हैं incidents या नहीं। I also checked the reasons for sick absence again to see if there were any recurring themes for ill health. Now, when assessing the control measures, I also referred some of the HSE approved code of practices, ACOPS, or the guidance documents. For example, when looking at the control measures for dust in the workplace, I referred to the dust in the workplace, Journal Principles of Protections, Guidance Note EH44 4th edition, और उसका रेफरेंस। यहाँ पर लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितने रेफरेंसेस हम दे सकते हैं। As many as you can. You have the limitations of 200 words, and every single portion is included in your word count के अंदर वो included है। तो जो एक्चुअली आपने परफॉर्म किया, याद रखिएगा यहाँ पर 10% आप टॉलरेंस लिमिट यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने इंश्योर करना है। बी नोटेड कि जो भी आप अपनी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मस्ट बी फैक्चुअल एंड एक्चुअल, और उसमें आप जो रेफरेंसेस कोट कर रहे हैं, दैट मस्ट बी एक्सेसिबल, जैसे यूआरएल्स में गिवन है, जैसे कॉप्स के रेफरेंसेस मौजूद हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन कंप्लीट विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 1। आपके पास पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो वी विल मूव टू द पार्ट नंबर 2 इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आई होप that you are really understanding everything, so keep practicing on that and try to formulate your own report with the help of the practical exposure, highly recommended। and if you don't have that, तो फिर आप जो है वो कोई भी case study choose करें and try to write the report at your own from today। ठीक है जी।
See you in the next lecture. Thanks for watching.